गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम के स्टडी पॉइंट परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल पर सबसे पहली क्लास देखेंगे। इसमें हम लोग बिल्कुल मैथ को आज सरल एवं सहज भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग अंक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि अंक क्या होता है। तो देखिए, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 को अंक कहते हैं। इनकी कुल संख्या 10 होती है। इन्हीं अंकों के सहयोग से कोई भी संख्या लिखी जाती है। अर्थात हम जितने भी संख्याएं लिखते हैं, जैसे 95 हो गया, 150 हो गया, 1050 हो गया है, 9,1975 हो गया, ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं, हम देखते हैं कि उन संख्याओं को लिखने में इन्हीं अंकों का प्रयोग होता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन अंकों के सहयोग से जो संख्या लिखी जाती है, उस संख्याओं का क्या महत्व होता है। तो हम देखते हैं अब संख्या के बारे में। तो संख्या वह गणितीय वस्तु होती है या संख्या वह गणितीय वस्तु है जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग बच्चों समझने का यह प्रयास करते हैं कि अंकों के सहयोग से कैसे जो है संख्याएं लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंक के बारे में। तो बच्चों, हम लोग आगे देखने का यह प्रयास करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं कि अंकों के सहयोग से कैसे जो है संख्याएं लिखी जाती है। अर्थात हम लोग देखते हैं किसी भी अंक के सहयोग से छोटी संख्या लिख सकते हैं या बड़ी संख्या लिख सकते हैं, या चाहे जितनी भी संख्याएं चाहे उन्हें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अंकों का प्रयोग करके उनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखें ना कि ये अंक हैं 2, 1 और 5। इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या जो होती है 1, 2, 5 यानी 125 बनती है। जबकि इन्हीं अंकों का प्रयोग करके जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो होगी 5, 2, 1 यानी 521। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ मान लेते हैं कोई संख्या है 3, 8, 9, तो इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या जो होगी 389 होगी। अर्थात इनमें देखते हैं कि जो सबसे छोटा अंक है, छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम छोटा अंक को लिखते हैं, उसके बाद उससे जो थोड़ा बड़ा अंक है उसके बाद उसको दूसरे स्थान पर लिखते हैं, और सबसे बड़ा अंक होता है उसको अंत में लिखते हैं। इस प्रकार से इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक इन्हीं अंकों से हम सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना चाहें तो सबसे पहले इन अंकों में जो सबसे बड़ा अंक है हम उन्हें पहले लिखेंगे। जैसे 3, 8, 9 में सबसे बड़ी संख्या 9 है, उससे थोड़ा छोटी संख्या 8 है और सबसे छोटी संख्या 3 है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखे कि 3, 8 और 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 389 तथा सबसे बड़ी संख्या 983 है। इस प्रकार से और भी संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि यहाँ कोई अंक 2, 4, 0, 5 है, तो इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें सबसे छोटा अंक कौन है। तो इसमें 2, 4, 0 और 5 में सबसे छोटा अंक 0 है। तो यहाँ सबसे पहले हम 0 को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंक के पहले अगर सिर्फ 0 हो और उसके आगे कोई अंक न हो तो 0 का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए 0 से थोड़ा सा बड़ा अंक इसमें कौन है, सबसे पहले उसे लिखते हैं, उसके जस्ट बाद 0 को लिखते हैं। तो हम देखते हैं 2, 4, 0 और 5 में 0 से थोड़ा सा बड़ा अंक 2 है, तो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे, उसके तुरंत बाद 0 को रखते हैं। उससे थोड़ा सा बड़ा अंक 4 है और उससे थोड़ा सा बड़ा अंक मतलब सबसे बड़ा अंक इसमें 5 है।
इस प्रकार हम देख रहे हैं बच्चों की 2, 4, 0 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 2045 प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से जब इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन है। तो इन चारों अंकों में सबसे बड़ा अंक 5 है। तो सबसे पहले हम 5 को लिखेंगे, उसके बाद 4 को लिखेंगे, उसके बाद 2 को लिखेंगे और अंत में सबसे छोटी संख्या 0 है उसे लिख देंगे। तो इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग पुनः अंक के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 2, 1, 0, 7, 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो बच्चे सबसे पहले हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे छोटा अंक इसमें कौन है। तो इसमें सबसे छोटा अंक तो 0 है, लेकिन 0 को किसी भी अक्षर के पहले या किसी भी अंक के पहले लिख देते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाती है, उसका कोई मान नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें इससे थोड़ी सी बड़ी अंक जो है 1 है, तो सबसे पहले हम 1 को लिखते हैं। जैसे 1, उससे थोड़ा जस्ट उसके बाद 0 को बैठा देते हैं। 0, उससे थोड़ा सा बड़ा अंक 2, उससे थोड़ा सा बड़ा अंक 5 और उससे थोड़ा सा बड़ा अंक 7 है। तो इस प्रकार से 2, 1, 0, 7 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 10,257 प्राप्त होती है। जबकि इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या में हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि इन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन है। तो इन अंकों में सबसे बड़ा अंक 7 है। 7, उससे थोड़ा सा छोटा अंक 2 है, उससे थोड़ा सा छोटा अंक 5 है, उससे थोड़ा सा छोटा अंक 2 है और उससे भी छोटा अंक 1 है और सबसे छोटा अंक 0 है। इस प्रकार 2, 1, 0, 7 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 75,210 होती है। ऐसे ही आगे की संख्याएं, जैसे जितनी संख्याएं चाहें उतनी संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं जैसे 7, 8, 5, 3, 2, 1 इनसे बनने वाले सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं। तो छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे छोटा अंक चुनते हैं और सबसे पहले उसे लिखते हैं और धीरे धीरे बढ़ते क्रम में लेकर चले जाते हैं संख्याओं को, तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इन अंकों में सबसे छोटे अंक 1 है, तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे, उसके बाद 2 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को लिखेंगे, उसके बाद 5 को लिखते हैं, उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या 7 को लिखते हैं और सबसे बड़े अंक इसमें 8 है उससे लिखते हैं। इस प्रकार 7, 8, 5, 3, 2 और 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, जो 1,23,578 है। इसी प्रकार से इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या में इसमें देखते हैं कि इन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन है। तो इन अंकों में सबसे बड़ा अंक है 8। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 8 को, उसके बाद लिखते हैं 7 को, उसके बाद लिखते हैं 5 को, उसके बाद 3, तब 2 और अंत में 1 को लिखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या और इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। अर्थात ये हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन अंकों का प्रयोग करके ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इस अंक से छोटी बनाई जा सकती है। इन अंकों का प्रयोग करके कोई भी संख्या होगी जो इससे छोटी नहीं बन सकती है, और इन्हीं अंकों के प्रयोग करके कोई ऐसी संख्या नहीं बन सकती है जो कि इससे बड़ी संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन अंकों के प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या ये 1,23,578 तथा सबसे बड़ी संख्या 8,75,321 प्राप्त होती है। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जिन हम अंकों का प्रयोग करके संख्या लिखे तो उन संख्या में हमको 2 मान देखने को मिलते हैं। एक उस संख्या का फेस वैल्यू यानी इसको कहते हैं अंकीय मान या जातीय मान, और दूसरा जो होता है उसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान प्राप्त होता है।
तो कई प्रश्न में आपको मिल सकता है या आपसे कोई व्यक्ति यह जानने का प्रयास करता है कि ये जो संख्याएं दी गई है और इन संख्याओं में जो अंडरलाइन की गई है उस संख्या का अंकीय मान या जातीय मान क्या है, या उसी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि स्थानीय मान और अंकीय मान क्या होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग रीजनिंग में सवाल पढ़ते हैं कि तो उसमें देखते हैं कि कोई दिव्यांश नाम का एक बालक है, जो एक पंक्ति में ऐसी चर्चा होती है कि उसका दाएं से 10वां स्थान है जबकि बाएं से 16वां स्थान है। तो उसका स्थान चाहे 10वां हो या 15वां हो, लेकिन वह व्यक्ति दिव्यांशी होता है, चाहे वह 10वें स्थान पर हो या 15वें स्थान पर हो या 7वें स्थान पर हो या 8वें स्थान पर। स्थान की चर्चा अलग अलग हो सकती है, लेकिन दिव्यांश जो है हर हाल में दिव्यांशी होता है। ठीक वैसा ही होता है इस फेस वैल्यू के साथ, यानी अंकीय मान या जिसको जातीय मान कहते हैं। जिस अंक की चर्चा होती है वह अंक ही उस संख्या का मतलब फेस वैल्यू यानी अंकीय मान या जातीय मान कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे समझने का प्रयास करते हैं कि आपके साथ एक संख्या प्रस्तुत की गई है, जैसे 2456, जैसे 2456। तो इसमें आपसे व्यक्ति कोई जानना चाहता है कि ये अंडरलाइन की गई अंक है, इन संख्याओं में जो अंक 4 है इसका फेस वैल्यू क्या है। तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होता है, जबकि इसका स्थानीय मान देखने के लिए हम इसे इस प्रकार समझते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इसको लिख सकते हैं 4 गुणे सैकड़े का मतलब होता है 100। तो इस प्रकार से 4 जो है 400 के स्थान पर अंकित है। ठीक उसी प्रकार से 8321 में इसमें देख रहे हैं कि 2 को अंडरलाइन की गई है, अर्थात 2 का अंकीय मान और स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि 2 का इसमें अंकीय मान यानी 2 कहीं भी रहे लेकिन 2 ही होता है, इसलिए 2 का अंकीय मान जो है होता है 2। जबकि इसके स्थानीय मान को देखेंगे तो इकाई, दहाई यानी 2 गुणे 10, यानी इसका स्थानीय मान हो जाएगा 20। उसी प्रकार से 5837 में जब 8 का हम फेस वैल्यू यानी अंकीय मान या जातीय मान की चर्चा करते हैं, तो चूंकि 8 का अंकीय मान 8 ही होता है, जबकि ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये कौन से स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको लिख सकते हैं 8 गुणे सैकड़ा का मतलब होता है 100 बराबर ये 8 जो है 800 के स्थान पर है। इसी प्रकार से ये 97,625 में जब देखते हैं अंडरलाइन की हुई संख्या 9 है, तो 9 का अंकित मान या अंकीय मान या जातीय मान तो 9 होगा, लेकिन ये कौन से स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 के स्थान पर है। तो हम इसे लिख सकते हैं 9 गुणे 10,000, यानी ये संख्या हो जाएगी आपकी 90,000 के स्थान पर है। ये 9 जो है 90,000 के स्थान पर है। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखते हैं जैसे 6,23,589 में ये 3 का स्थानीय मान क्या है, तो या अंकित मान क्या है। तो हम देखते हैं कि 3 का अंकित मान या अंकीय मान तो 3 ही होगा, लेकिन इसके स्थानीय मान की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 3 जो है 1000 के स्थान पर है। तो इसे 3 गुणे 1000 अर्थात 3000, तो ये 3 जो है 1000 के स्थान पर है। इस प्रकार से हम संख्या का जातीय मान या अंकीय मान या स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको बिल्कुल सरल भाषा में एवं सहज भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो संख्या है उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। आसान भाषा में मतलब कैसे निकाल सकते हैं। तो ये संख्या जो है आपका 84,562 है। तो सबसे पहले इसे बिल्कुल सहज भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इधर संख्या को डालाते हैं इकाई, तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बराबर इसका हो गया 2 स्थानीय मान। ठीक उसी प्रकार से
ये हो गया 6, तो ये इकाई दहाई के स्थान पर है, तो 6 गुणे 10 बराबर ये हो गया 60। फिर उसके बाद देखते हैं हम 5 को, तो 5 इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो 5 है लेकिन ये स्थान पर कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसमें 5 और गुणे 100 बराबर ये हो जाएगा 5 जो है 500 के स्थान पर है। उसी प्रकार से हम देखते हैं 4 को, तो 4 ये कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 1000 बराबर ये 4000 के स्थान पर है। उसी प्रकार जब 8 को देखते हैं तो ये होता है 8 और ये किस स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 के स्थान पर है, तो 8 गुणे 10,000 बराबर 80,000 के स्थान पर है। इसे और भी सहज भाषा में और सरल भाषा में हम लोग समझने का यदि प्रयास करते हैं तो इस संख्या का स्थानीय मान ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ले लेते हैं हम संख्या यही 84,562, 84,562 को अगर बिल्कुल सरल भाषा में हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करना चाहते हैं तो इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो 2 लिख करके छोड़ देंगे, इसके बाद कोई अंक नहीं है, यहाँ कोई अंक नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखते हैं 6 को, और 6 के बाद इधर कितना अंक है, उसके दाएं 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 शून्य बढ़ा देंगे, जिससे साबित हो गया कि 6 जो है दहाई के स्थान पर यानी 60 के स्थान पर है। उसी प्रकार से जब 5 को लिखते हैं तो 5 लिख देंगे और 5 के दाएं अंक में 2 अंक है, तो यहाँ 2 शून्य बैठा देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 4 को, और 4 को देखने के बाद इसके दाएं अंक में 3 अंक है, तो यहाँ 3 ठो शून्य बैठा देंगे, जो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 8, और 8 के दाएं अंक 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ 4 ठो शून्य लगा देंगे, जो 8 का स्थानीय मान को प्रेजेंट करता है। इस प्रकार हमें उम्मीद है बच्चों कि जो हमने स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट समझाया आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। आइए बच्चों हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को समझने का प्रयास करते हैं, या ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वे धनात्मक संख्याएं जिन्हें किसी वस्तु को गिनने के लिए उपयोग की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या वे प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए सबसे पहले 1 से शुरुआत करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये संख्याएं ऐसे जो है अनंत तक जाती हैं। अर्थात गिनती की वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं वे प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या इन होल नंबर, तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये संख्याएं भी अनंत तक जाती है। अर्थात जो संख्या 0 से शुरू होकर के जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाती है अनंत तक, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझे किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इनमें कुछ प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे प्रश्न ये आ सकते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं में जो जैसे प्राकृतिक संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, वैसे ही पूर्ण संख्याएं जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। अर्थात जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्याओं में उपस्थित दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है।
दूसरे शब्दों में प्रश्न ये उठ सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत शून्य से हो रही है, जबकि प्राकृतिक संख्याओं का शुरुआत एक से हो रही है। तो पूर्ण संख्याओं में शून्य तो शामिल है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो बच्चों, अब हम लोग पूर्णांक संख्या को समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी प्रकार से आपने ऊपर देखा है परिभाषा में कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती है। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जब इसमें शून्य को शामिल कर लेते हैं, शून्य और साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को, जैसे -1, यहाँ से आते हैं, जैसे -6, -5, -4, -3, -2, -1। तो इस प्रकार की जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, अर्थात इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग सम संख्या को समझते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 6, 8, 12, 16, 24, 98 आदि। ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो सम संख्या कहलाती है, अर्थात ये सभी संख्याएं जो है, अगर इनमें 2 से भाग लगाया जाता है तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसके आगे अब हम लोग विषम संख्या को समझते हैं। विषम संख्या यानी ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 11, 13, 87, 97, 101 आदि। ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2 से भाग देने पर यह पूरी तरह विभाजित नहीं होती, यानी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। तो इस प्रकार की संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। ये बच्चों, हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 29, 31 आदि। ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो या तो एक से विभाजित होती है या स्वयं से विभाजित होती है। इन संख्याओं में किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं जो या तो एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो,
और दूसरे अंकों से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य श्रेणी की संख्या में रखा जाता है या उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 16, 24, 96, 156 आदि। ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम भाज्य संख्या की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात ये संख्याएं ऐसी हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझना चाहें 16 को, तो 16 एक से भी विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित होता है, 8 से भी विभाजित होता है और 16 से भी विभाजित होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो संख्याएं एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उससे भाज्य संख्या की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि आगे की संख्याएं दी गई। आइए बच्चों, हम लोग थोड़ा उदाहरणों के माध्यम से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य होती है और कौन सी संख्या अभाज्य होती है। किस आधार पर इन संख्याओं को पहचान पाएंगे? तो जैसे हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे ये हो गया आपका 16, 17, 25, 96, 71। इन्हीं संख्याओं के माध्यम से थोड़ा भाज्य और अभाज्य के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 16 को। तो 16 एक ऐसी संख्या है जो 1 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है, 8 से विभाजित होती है और साथ ही साथ 16 से भी विभाजित होती है। तो जो इस प्रकार की संख्याएं होती है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जबकि दूसरी संख्या 17 है। 17 को देखते हैं कि 17 या तो 1 से विभाजित होगी या 17 से विभाजित होगी। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 17 को विभाजित कर सके। तो इस प्रकार की संख्या को हम अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात उन्हें अभाज्य संख्या समझते हैं। तीसरी संख्या 25 है, जिसका भाज्य गुणनखंड 1, 5 और 25 होता है। तो हम देख पा रहे हैं 25 को भी कि 1 और 25 के अलावा ये 5 से विभाजित हो रही है, तो इसे भी हम भाज्य संख्या की श्रेणी में रखेंगे। तीसरी संख्या है 96। तो 96 सबसे पहले 1 से विभाजित होगा, फिर 2 से, फिर 3 से विभाजित होती है, फिर 4 से विभाजित होती है, फिर ये 6 से विभाजित होती है, 8 से विभाजित होती है, फिर 12 से विभाजित होती है, फिर 16 से विभाजित होती है, फिर ये 24 से विभाजित होती है, फिर ये 32 से विभाजित होती है, फिर ये 48 से विभाजित होती है और साथ ही साथ 96 से भी विभाजित होती है। तो बच्चों, हमने देखा कि 96 का बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड है। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे या भाज्य संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। लास्ट में देखते हैं हम संख्या 71 है। तो 71 एक ऐसी संख्या है कि उसका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी 71 या तो 1 से कटेगा या 71 से कटेगा। तो जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चे हम लोग देखा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में हम लोग देख करके या उनके गुणनखंड के माध्यम से कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा
कि इसमें से कौन भाज्य संख्या है और कौन अभाज्य संख्या है। इसके साथ ही साथ हम इन गुणनखंडों के माध्यम से एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं या हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो अभाज्य हो या संख्या अभाज्य हो, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं की संख्या होती है। अर्थात हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो देख रहे हैं कि 16 को विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या 1 है, जबकि इसकी सबसे बड़ी संख्या 16 है जो 16 को विभाजित करती है। उसी प्रकार से 96 है जिसका सबसे छोटा गुणनखंड 1 है और इसके सबसे बड़ा गुणनखंड 96 है। उसी प्रकार से यदि 71 को देखते हैं तो इसके सबसे छोटा गुणनखंड 1 है और सबसे बड़ा गुणनखंड 71 है। इस प्रकार जितनी भी संख्याएं हमें प्राप्त होती है, चाहे वो सम हो, विषम हो, भाज्य हो या अभाज्य हो, उनके सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं की संख्या होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि बच्चों जो हम बताना चाह रहे थे आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे अब या समझ चुके हैं। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने रखेंगे और आप उसका उत्तर देंगे ताकि समझ सके कि जो बातें बताई गई हैं आप लोग कितने बेहतर ढंग से समझ पाए हैं, या यदि नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग बताएंगे, उन्हें पुनः समझा दिया जाएगा। देखिए बच्चों, निम्न में कौन सी संख्या विषम संख्या है? तो हम लोग विषम संख्या की पहचान जानते हैं कि जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पहचानने की प्रयास करते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे 32 जो 2 से विभाजित है, ये 96 ये भी 2 से विभाजित है, ये 31 ये 2 से विभाजित नहीं होगी, ये 48 2 से विभाजित होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि निम्न संख्याओं में 31 एक ऐसी संख्या है जो विषम संख्या है। उसी प्रकार आगे के प्रश्न में देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या है। तो हम सम संख्या के बारे में जानते हैं कि जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित है। तो 25 ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, 13 ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, 47 ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, जबकि 98 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 98 हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न में कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, यानी निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है जिसमें 5.8, 4.5, 3.1 और 21 है। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम समझते हैं कि जो भी जगह पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो पॉइंट में नहीं रहती है। तो इस प्रकार इन संख्याओं में देखेंगे कि ये संख्या पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है, तो इसका सही उत्तर 21 होगा जो कि एक पूर्ण संख्या है। अब आगे के प्रश्नों में देखते हैं निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो 25 को सबसे पहले देखते हैं कि यह भाज्य है कि अभाज्य है। तो 25 1 से विभाजित होगी, फिर 5 से विभाजित होगी और 25 से विभाजित होगी, तो यह जो है भाज्य संख्या हो गई। 27 ये 1 से विभाजित होगी, फिर 3 से विभाजित होगी, फिर 9 से विभाजित होगी और 27 से विभाजित होगी, यह भी एक भाज्य संख्या है। अब आते हैं 42 पर। तो 42 1 से विभाजित होगी, फिर 2 से विभाजित होगी, फिर 3 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, फिर 7 से विभाजित होगी, फिर 14 से विभाजित होगी, फिर 21 से विभाजित होगी और 42 से भी विभाजित होगी। तो यह भी एक भाज्य संख्या है, जबकि 23 या तो 1 से विभाजित होगा या 23 से विभाजित होगा। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है कि मतलब 23 को विभाजित कर सके, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 23। निम्न में से सही या गलत कथन की पहचान करें। पहला, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। क्या यह कथन सही है या गलत, आप लोगों का चुनाव करना है। दूसरा ऑप्शन है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये दोनों कथन में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आप लोगों का चुनाव करना है।
तो ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। यह कथन जो है गलत है। गलत इस मायने में है कि शून्य भी पूर्ण संख्या की श्रेणी में आती है, जबकि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह कथन हम लोग को चुनना है, सही है या गलत। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या की श्रेणी में 1, 2, 3 से लेकर शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो इस प्रकार से यह कथन जो है सही है। दूसरा, छठा नंबर देखते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। यह कथन सही है या गलत। दूसरा, इसका ऑप्शन 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या यह कथन सही है या गलत। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, चूंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम तो है लेकिन ये भाज्य की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि 2 या तो 1 से विभाजित होती है या 2 से, इसके अलावा कोई इसका गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। जबकि देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो यह कथन सत्य है, क्योंकि 4 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और 3 से विभाजित होता है। तो जो संख्याएं कम से कम 3 अंकों से विभाजित होती है, उस संख्या भाज्य श्रेणी में आती है, भाज्य की श्रेणी में आती है। इस प्रकार पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। क्या यह कथन सही है या गलत। इसका ऑप्शन दूसरा है कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9 है। तो इसमें आप लोगों को चुनाव करना है कि कौन सा प्रश्न सही है। तो हम देखते हैं 7, तो 7 या तो 1 से विभाजित होगा या 7 से विभाजित होगा, जबकि 9 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और 9 से विभाजित होगा। तो ये भाज्य की श्रेणी में आएगा, जबकि हमको चुनना है अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही है और ये दूसरा ऑप्शन जो है गलत है।